प्रिय छात्रों, मैं आप लोगों के लिए जो इंटर के छात्र हैं या अंडर मैट्रिक हैं उनके लिए भी, जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं या फिर हिंदी में, दोनों समझ सकते हैं आसान तरीके से, मैं आज सिविक्स या ऊंचे स्तर पर इसको पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं, मैंने टॉपिक लिया है फीचर्स इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के जो मुख्य तत्व हैं उसको मैंने रखा है यहाँ पर। संविधान है, आप जानते हैं, जब हम गुलाम थे तो हमारा कोई संविधान नहीं था, और संविधान क्या है, गुलामी से निकल कर एक परफेक्ट सिटीजन, एक पूर्ण नागरिक बनने की दिशा का यह सर्वोत्तम प्रयास है। जब आपके पास अपना संविधान होता है तो आप एक परफेक्ट नागरिक होते हैं, क्योंकि देयर आर सो मेनी राइट्स गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। उस देश को संविधान के द्वारा उस देश के नागरिकों को बहुत सारे अधिकार मिलते हैं जिनको आप फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं। इसलिए संविधान के बारे में जानना, पढ़ना न केवल पॉलिटिकल साइंस के छात्रों का, अभी तो सभी छात्रों का एक कर्तव्य है कि वे अपने संविधान को जानें, उनकी क्या विरासत है, क्या अतीत है, उसको समझें और तब वो आगे बढ़ेंगे, जीवन में सफलता हासिल करेंगे। इसलिए किसी भी विषय के छात्र इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए इसके पहली जो विशेषता है भारतीय संविधान की हमारी, वो है वास्ट एंड रिटेन। वास्ट का मतलब होता है विशाल। यह क्या है, ये विशाल संविधान है, बहुत बड़ा, वास्ट है, विशाल। वास्ट का मतलब होता है विशाल, विशाल संविधान है हमारा। इसको हिंदी में भी मैं लिख दे रहा हूँ कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, विशाल संविधान है मेरा। बहुत, देयर आर सो मेनी आर्टिकल्स, there are so many schedules and parts of our constitution। इसमें देखिएगा ये 9 शेड्यूल है, इसको शेड्यूल कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं अनुसूची। 9 शेड्यूल्स, अनुसूची। ये 9 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। विशाल संविधान है, इसलिए 9 अनुसूचियां हैं और इसके 22 भाग हैं। देयर आर 22 पार्ट्स, यानी 22 भाग हैं। पार्ट्स माने भाग। और इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा मौलिक संविधान था, उसमें 395 आर्टिकल थे। ये 395 आर्टिकल्स को धाराएं भी कहते हैं या इसको अनुच्छेद भी कहते हैं, अनुच्छेद। और अंग्रेजी में आर्टिकल तो आप देखेंगे तो ये इतना बड़ा संविधान है ही नहीं जिसके 9 अनुसूचियाँ हों, जिसमें 22 भाग हों और 395 इसमें धाराएं हो, आर्टिकल्स हो। और उसके बाद फिर और बहुत सारे सब आर्टिकल ऐड किए गए भिन्न भिन्न अमेंडमेंट के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, यह भी दिया हमारा संविधान कि अगर तुमको समय के अनुरूप चलने में दिक्कत आए तो आगे चल के तुम इसमें संशोधन कर लेना। इसके लिए उन्होंने दिया अमेंडमेंट प्रोविजन, संशोधन की प्रक्रिया है, संशोधन करने का अधिकार भी दिया। देखिए कितनी दूरदर्शिता हमारे संविधान के विशेषज्ञों में, हमारे संविधान निर्माताओं में थी कि उन्होंने समय के अनुरूप न चल पाने पर तो कहीं दिक्कत आए तो तुम संशोधन भी कर सकते हो मेजोरिटी से, इतने मेजोरिटी से, ऐसा उन्होंने प्रोविजन भी दे दिया। तो ये भी एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पोर्टेंट कैरेक्टर नहीं आएगा, उसकी प्रॉपर्टी नहीं आएगा। तो ये बहुत बड़ा विशाल संविधान है, इस वास्ट शब्द को मैंने लिखा। और दूसरा है रिटेन। रिटेन का अर्थ होता है लिखित। ये लिखित संविधान है। लिखित का मतलब होता है यह मौखिक नहीं है, जैसे बहुत जगह व्यवहार में आया फिर बदल गया, उसमें ऐड होता गया, व्यवहार में आया फिर नियम ऐड हो गया। यहाँ नहीं, यहाँ लिखित है, बजाय पे रिटेन है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं जल्दी किया जा सकता है, जो बात है वो लिखा गया है ना। संशोधन की लिखित है, स्पष्ट आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारे संविधान में क्या क्या लिखा हुआ है। तो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है भारतीय संविधान। चूँकि इसमें बनने में समय भी लगे थे, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन बताते हैं लोग। तो एक पहला कैरेक्टर जो भारतीय संविधान का है वो वास्ट एंड रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। आपने देखा कि यह आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस इज द वास्ट कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज द मोस्ट, बहुत विशाल संविधान है। जहाँ दाम गया अमेरिका में तो वहाँ 26 आर्टिकल है,
कहीं जाएंगे तो पता चलेगा कि 17 आर्टिकल है रसिया वगैरह। यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इतने सारे आर्टिकल्स हैं, इतने पार्ट्स हैं, इतने शेड्यूल्स हैं। यह बताता है कि हमारा संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है। दिस इज द मोस्ट वाइडेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑफ द वर्ल्ड। दूसरा है पॉइंट मैंने लिया सिंगल सिटीजनशिप। भारतीय संविधान की एक दूसरी विशेषता है कि यहाँ एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता क्या होता है? व्हाट इज एकल नागरिकता? तो हमारा जो की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको प्रियम्बल कहते हैं, जिसको प्रस्तावना कहते हैं, जिसको उद्देशिका कहते हैं, उसमें शुरू में ही लिखा हुआ है हम भारत के लोग। ये क्या है? वी आर द पीपुल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग, ये बताता है कि हम भारत के नागरिक हैं। ये हम भारत के नागरिक हैं। पीपुल ऑफ इंडिया ये बताता है, पीपुल ऑफ इंडिया ये हम भारत के नागरिक हैं। हमको जो संविधान द्वारा मिला हुआ है अधिकार, हम देखोगे पहचान पत्र उस पर लिखा रहता है भारत का नागरिक, भारतीय पहचान पत्र है, इलेक्शन आई कार्ड, और भी जो भी भाई आधार कार्ड मिला है। पूरे वर्ल्ड इंडिया के नागरिकों को एक ही आधार कार्ड है, एक ही आधार नंबर है। तो क्यों हमारे यहाँ एकल नागरिकता का प्रोविज़न है? हम भारत के नागरिक हैं। हम भले किसी भी स्टेट में रहते हों, लेकिन हम भारत के नागरिक हैं, यह हमारा संविधान बताता है। इसलिए एकल नागरिकता का प्रावधान है। हम किसी स्टेट के नागरिक नहीं हैं, हम किसी भी राज्य में रहें, लेकिन हम नागरिक हैं भारत के, यह भी बताता है। इसलिए यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है। अमेरिका वगैरह में 2 ही नागरिकता है, एक राज्य की अलग नागरिकता है और एक सेंट्रल केंद्र की अलग नागरिकता है। लेकिन भारतीय संविधान में यह स्पष्ट कहा हुआ है सिंगल सिटीजन, हम भारत के लोग, हम भारत के नागरिक हैं। यहाँ एकल नागरिकता दी गई है, सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन है हमारे संविधान में। यह इसकी अपनी विशेषता हो गई। और तीसरा जो तत्व है फेडरल। भारत का जब संविधान बना तो इसको बनाया गया फेडरल। द फ्रेम ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल। हमारे भारतीय संविधान का जो फ्रेम है, ढांचा, वह संघात्मक है। अब संघात्मक जानने के लिए इसके लक्षणों को जानना आवश्यक है। तो संघात्मक का लक्षण है कि केंद्र और राज्य की अलग अलग सरकारें। तो केंद्र और राज्य की अलग सरकारें हैं। आप देखते हैं राज्य की सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री हैं, अलग है बिहार की सरकार, पश्चिम बंगाल की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार अलग अलग है, और केंद्र की सरकार अलग है। तो 2 भागों में बटा हुआ है। यह संघात्मक ढांचा का पहला उदाहरण है, पहली विशेषता है कि आप फेडरल हैं, क्योंकि आप दोनों की अलग अलग सरकारें हैं। वहाँ केंद्र में प्रधानमंत्री है, राज्य में मुख्यमंत्री होता है। दूसरा उसका जो होता है फेडरल का, वह सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये अधिकारों का सेपरेशन ऑफ पावर्स, अधिकारों का बंटवारा है। अधिकार विभाजन किए गए हैं। बिहार के सरकार को कुछ अधिकार दिए गए हैं, माने राज्य सरकार को, और केंद्र सरकार के अलग अधिकार। यह अधिकारों के विभाजन के कारण यह फेडरल, इसका ढांचा फेडरल है। हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के द्वारा केंद्र को और राज्यों को अलग अलग अधिकार बांट दिए गए हैं। उसके लिए आप पढ़े होंगे केंद्र सूची, सेंट्रल लिस्ट, राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, और संवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट। ये अलग अलग सब में अधिकार हैं, जिसके तहत कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य को है। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य को है। केंद्र सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों पर अधिकार केवल केंद्र सरकार को, उस पर कानून बना सकते हैं। और जो कंकरेंट लिस्ट है, जो संवर्ती सूची आती है, उसके अंतर्गत जो भी विषय है उस पर कानून केंद्र और राज्य दोनों की सरकारें बनाती हैं। लेकिन अगर विसंगति आ गई, दोनों में सहमति न बन पाई, तो केंद्र की राय मान्य होती है। यह आपको स्पष्ट लिखा हुआ है। तो अधिकारों का विभाजन है, लेकिन थोड़ा सा केंद्र को शक्तिशाली बना दिया गया है। इस बात से स्पष्ट लगता है कि राय अगर दोनों की सहमति नहीं बने, दोनों की राय डिफरेंट हो, द डिफरेंट ओपिनियन ऑफ ईच अदर, तो ऐसी स्थिति में केंद्र की राय मानी जाएगी। यह केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। यहाँ पर मेरे दिमाग में ऐसी बात आ रही है, और बात सही भी है। तो ये फेडरल को थोड़ा सा इससे नुकसान पहुँचता है। यह यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का लक्षण है, यह एकात्मक का लक्षण है। केंद्र को अधिक शक्तिशाली होना एकात्मकता का लक्षण है। इसको एकात्मक कहते हैं। एकात्मक, फेडरल, यूनिटरी का मतलब एकात्मक, फेडरल का मतलब होता है संघात्मक। अब इसको हम तो यहाँ पर स्थिति है। तो आपने देखा कि अभी मैंने अब उसको लिख ही दिया है, मैंने लिखा है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये 3 लिस्ट है। सेंट्रल लिस्ट, इसको केंद्रीय सूची कहते हैं। दूसरा है स्टेट लिस्ट,
इसको राज्य सूची कहते हैं, और कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची। इन विषयों की संख्या है, केंद्रीय सूची में 97 विषय है जिस पर कानून केवल केंद्र बनाती है, राज्य सूची में 66 विषय है जिस पर राज्य केवल कानून बनाती है, और समवर्ती सूची में 47 विषय हैं जिस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, लेकिन विवाद की स्थिति में, असहमति की स्थिति में केंद्र की राय मानी जाती है। तो फेडरल का ही लक्षण है, ये फेडरल के तहत किया गया। फेडरल जो है इसका एक पॉइंट है अधिकारों का विभाजन, लेकिन जब इस पर बहस करते हैं, इसका जब व्याख्यान करते हैं, इस पर जब हम पॉलिटिकली इसका इलिस्ट्रेशन करते हैं, तो पता चलता है कि इसमें कुछ सिम्टम जो है इसके हैं यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लक्षण दिखाई देने रहे हैं। सिम्टम ऑफ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, ये एकात्मक सरकार के लक्षण दिखाई देने लगे हैं। तो इससे पता चलता है कि नहीं, इसमें कुछ भारतीय संविधान जो है यह तो इसका ढांचा संघात्मक है, लेकिन इसकी आत्मा में एकात्मकता बसती है। यह बताता है एकात्मकता जो कि सेंट्रल को अधिक शक्तिशाली बनाता है। इस खत्म करें, और आप देखेंगे तो मैं आगे फिर दे दिया हूँ इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजन क्या है? ये संकटकालीन जो व्यवस्थाएं हैं, इमरजेंसी प्रोविजन, राष्ट्रपति को इसका पावर दिया गया है, और प्रधानमंत्री के रिकमेंडेशन पर आर्टिकल 1 मैंने लिखा, आर्टिकल 352, ये एक्सटर्नल एग्रेशन ऑफ वार, जब किसी बाह्य आक्रमण का भय हो हमारे राज्य पर, किसी भी राज्य पर, भारत के किसी भूभाग पर, तो ऐसी स्थिति में, या इंटरनल डिस्टर्बेंस कहा कि या आंतरिक किसी प्रकार का कलह हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रिकमेंडेशन पर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। तो इसलिए बताता है यह जो पावर है यह केंद्र को शक्तिशाली बनाता है। इमरजेंसी प्रोविजंस यह यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का लक्षण है, एकात्मक सरकार के लक्षण यहाँ दिखाई दे रहे हैं। दूसरा आर्टिकल 356 जो द स्टेट गवर्नमेंट इज अनेबल टू फंक्शन according to the constitution, unable to function according to the constitution, according to constitutional provisions। तो आप देख रहे हैं कि अगर भारतीय संविधान के अनुरूप जब वह काम नहीं कर पाता है स्टेट गवर्नमेंट, तो ऐसी स्थिति में धारा 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। यह बताता है कि केंद्र अधिक शक्तिशाली है, वो राज्य सरकार अल्पमत में आ गई हो, इसको बोलते हैं द स्टेट गवर्नमेंट बिकेम इन माइनॉरिटी, ही लॉसेज हिज मेजोरिटी। अगर वह अपना मेजोरिटी खो दिया है, अपना बहुमत खो दिया और अल्पमत में आ गया है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल के परामर्शानुसार प्रधानमंत्री के सलाह से राष्ट्रपति शासन लग जाता है यहाँ पर, उस स्टेट में, उस जगह पर। तो यह भी केंद्र को अधिक शक्तिशाली बना रहा है, बी। और सी जो फॉर्म है ये आर्टिकल 360, ये फिनेंशियल क्राइसिस से जुड़ा हुआ है। जब कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अपने कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दे पा रही हो, वहाँ आर्थिक रूप से वह तंगी का शिकार हो गई हो, तो ऐसी स्थिति में उसको फिनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। और ऐसी स्थिति में उस राज्य सरकार को केंद्र सरकार आर्टिकल 360 के तहत अपदस्थ कर देती है। स्टेट गवर्नमेंट और डिमोलिस्ट हो जाता है, और वहाँ पर केंद्र की सरकार काम करने लगती है, राष्ट्रपति शासन, वहाँ प्रेसिडेंट रूल काम करने लगता है। यह तीनों आर्टिकल जो इमरजेंसी प्रोविजन है वो केंद्र को शक्तिशाली बनाता है। तो यह हमने व्याख्या के आधार पर, वैसे तो फेडरल ढांचा है हमारा, हम पहले ही कह चुके हैं कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज एब्सोल्युटली फेडरल फ्रेम, उसका हमारा जो, लेकिन इसकी जो आत्मा है, इसका जो सोल है, वह बिल्कुल, इसका जो सोल है यह बिल्कुल जो है आपको यूनिटरी है, यूनिटरी सोल है इसका। अब इसके सोल, अब हम कह सकते हैं कि द फ्रेम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन is federal, but its soul is
यूनिटरी, ये इसका जो भारतीय संविधान का जो ढांचा है यह संघात्मक है, लेकिन इसकी आत्मा एकात्मक है। इसके अंदर में एकात्मकता के गुण हैं। इसी आधार पर बहुत सारे विद्वानों ने इसकी व्याख्या की कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नाइदर प्योरली फेडरल नॉर यूनिटरी, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। आई हैव टू से द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन is neither purely federal nor unitary, the Indian Constitution is neither purely federal nor unitary. It is the combination of both. In other words, I can say that it is quasi-federal. क्वासी फेडरल का अर्थ होता है अर्ध संघात्मक। ये हमारा जो संविधान है ये अर्ध संघात्मक है, ऐसा व्याख्या करने पर, लेकिन वह जनरली हम इसको संघात्मक रूप में जानते हैं। इतनी व्याख्या के बाद मैं आज अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आप बहुत समझे होंगे, इन बातों से आप फ़ायदा उठाएंगे और इन बहुत सारा ज्ञान आपको आज भारतीय संविधान के बारे में नवम दशम या इंटर के जो छात्र हैं उनके लिए यहाँ पर क्लासेज में भी हो सकते हैं। ग्रेजुएशन के लड़के भी आजकल पढ़ाई में उतना उनका ध्यान नहीं लगता है। मेरा निवेदन है कि ज़रूर पढ़ें, भारतीय संविधान को जानें, अपनी अस्मिता को जानें, अपने संविधान विशेषज्ञों की राय को समझें और अपना जीवन सफल बनावे। मेरा अंतिम उद्देश्य होगा कि ये जब कॉन्स्टिट्यूशन का आप ज्ञान कर लेंगे तो आप भारतीय नागरिक होने का जो सपना है, जो आप गुलामी की जंजीर से निकले हैं और एक नागरिक की हैसियत से जी रहे हैं, इसी का एक नमूना भारतीय संविधान है। आज मैं इतना ही, धन्यवाद।